तो बेटा इंटरएक्सियल लेंथ और इंटरएक्सियल एंगल के लिहाज से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वी विल फाइंड कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम। वो कौन कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं? तो देखो मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने का। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में 4 ऐसे नाम होंगे जिसका नाम एंड होता है आईसी से, जैसे क्यूबिक, जैसे ऑर्थोरोम्बिक, जैसे ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। So these are the unit cells which ends with the name of IC। आप देखो ना सब में IC से एंड हो रहा है। 3 क्रिस्टल सिस्टम बेटा ऐसा है जिसका नाम AL से एंड होता है। AL कौन कौन सा है वो? टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और लास्ट है बेटा ट्राइगोनल, या इसी को बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। आप क्लियरली देख रहे हो कि इन सभी का नाम AL से एंड हो रहा है, अल से। कंफ्यूज मत होना, ट्राइगोनल को ही रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बोलते जैसे। हाँ बेटा। सर मुझे एक डाउट है। सो एन सेंटर्ड यूनिट सेल में सर ऑपोजिट फेसेस के तीनों ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होता है पार्टिकल, लाइक 6 फेसेस है तो 3 ऑपोजिट, लाइक नहीं कोई भी 2 उठा लो, आउट ऑफ 6 चूज एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर। मतलब एट अ पॉइंट पे 2 ही होंगे, लाइक एट मतलब 2 ही लेना है आपको, 2 से अधिक नहीं ले सकते। ओके सर, थैंक यू। तो जो नाम बेटा आईसी से एंड हो रहा है ना, पहली बात तो ये तुमने बचपन से क्यूबिक पढ़ा है। क्यूबिक में याद होगा, अरे सर क्यूबिक में ना ए बी और सी एज लेंथ सब सेम होता है। मतलब एज लेंथ की बात करें तो क्यूबिक में सेम होता है सर, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है। एक सिस्टम और है जहां एज लेंथ सभी के सभी इक्वल होता है, और वो कौन सा सिस्टम है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में हमेशा ए बी और सी बेटा इक्वल लेना है तुम्हें। नाउ आईसी से जितने भी बच गए और उन सभी में ए बी और सी कभी इक्वल नहीं होगा। देखो कितना सिंपल सा ट्रिक है। आईसी से एंड होने वाले जितने भी नाम हैं उसमें ए बी सी इक्वल नहीं है, मतलब एज लेंथ इक्वल नहीं है। अल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, जो ये 2 बच गए हैं, इस अल की खासियत है कि ए बी के बराबर होगा और सी के बराबर कभी नहीं होगा बेटा। देखिए कितने आसानी से आपने सभी के सभी एज लेंथ को याद कर लिया। क्यूबिक ट्राइगोनल हमेशा ए बी सी इक्वल। आईसी से जो बच गया, जितने भी बचे हुए नाम है उसमें ए बी सी कभी इक्वल नहीं होगा, और जितने अल वाले नाम हैं उसमें ए बी के बराबर है पर सी के बराबर नहीं है। क्या ये बात सबको याद रहेगा या नहीं रहेगा? अब आपका दिमाग आ रहा होगा, अरे सर आपने एज लेंथ तो याद करवा दिया, एंगल, इंटरएक्सियल एंगल कैसे याद करें? तो वो तो मैं कहूंगा भैया ऐसा है, उसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसके पास एक ही ट्रिक है मेरे पास, CTO सिस्टम। मतलब क्यूबिक, टी मतलब आप बोलोगे सर टी में तो ट्राइक्लिनिक भी है, टेट्रागोनल भी है, ट्राइगोनल भी है, कौन सा टी लें? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा उस टी को लो जिसमें ज्यादा टी है। टेट्रागोनल में देखो 2 टी है ना, तो टेट्रागोनल। और
कोर मतलब तो समझ ही रहे हो, ऑर्थोरॉम्बिक। बेटे इस सीपीयू सिस्टम में फायदा ये है कि इन तीनों सिस्टम्स में अल्फा बीटा गामा 90 होता है। तो आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स तुमने 3 क्रिस्टल सिस्टम्स के इंटरएक्सियल एंगल याद कर लिए हैं। बच गया कौन सा? 4। 4 बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? है तो कुछ लो जल्दी से। नाउ एक टर्म सुना होगा तुमने, रेवाइस लैटिसेस। रेवाइस लैटिसेस होता क्या है? बेसिकली अभी तुमने जब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बिहाफ ऑफ लैटिस पॉइंट पढ़ा था, तो पढ़ा था आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव में एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। यही क्रिस्टल सिस्टम्स जो अभी हमारे पास मौजूद है, इन क्रिस्टल सिस्टम्स का एग्जिस्टेंस डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्यूबिक जो है वो हो सकता है एफसीसी फॉलो करें, हो सकता है वो बीसीसी फॉलो करें, हो सकता है ईसीसी फॉलो करें, हो सकता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को फॉलो करें। तो ये बात है कि कौन सा फॉलो करता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा बेटा। तो ऐसा है ना कि ये जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं 7, सभी में एक तो कॉमन है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सब में होता है। Primitive unit cell exists in all the types of 7 crystal systems. लेकिन प्रिमिटिव के अलावा कौन कौन से होते हैं? तो देखो ये जो सीपीयू सिस्टम है जो मैंने लिखवाया है, इसके ऊपर लिख लो 3 2 4। मतलब क्यूबिक जो है वो 3 टाइप का वेरिएशन शो करेगा, टेट्रागोनल 2 टाइप का, ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप का। मतलब ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन सा वेरिएशन हो सकता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव तो तुम लिख चुके हो, और कौन सा बच गया? ट्रिपल क्यूबिक यूनिट सेल, और एक एग्जिस्ट करता है बीसीसी। टेट्रागोनल में एससीसी और बीसीसी एग्जिस्ट करता है। एंड क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में तुमने प्रिमिटिव लिख लिया है, प्रिमिटिव के अलावा बीसीसी और एफसीसी। क्यूबिक में प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। 3 2 4 मतलब 3 वेरिएशन क्यूबिक में है, 2 वेरिएशन टेट्रागोनल में, और 4 वेरिएशन किसमें है? ऑर्थोरोम्बिक में है। कोई परेशानी किसी को तो बोलो। इन सभी क्रिस्टल सिस्टम्स में मोनोक्लिनिक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रिमिटिव भी होता है और ईसीसी भी होता है। प्रिमिटिव भी होगा और ईसीसी भी होगा बेटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो बताओ अभिलाषा, टोटल कितने वेरिएशन हुए बताओ? अभिलाषा बताइए कितने वेरिएशन हुए बेटा? सर 7 हुए। 14 हुए ना? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सॉरी ऑर्थोरोम्बिक में 3 क्यूबिक में 2 टेट्रागोनल में 4 के साथ 2 9 हो गए, और बाकी जो बचे हमने वहां लिखा हुआ है। हाँ तो टोटल हम कहेंगे 14 वेरवाइस लैटिसेस एग्जिस्ट। 14 वेरवाइस लैटिस। देखो जल्दी से। सर तो इन सारे वेरिएशंस को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है? देख दिया ना सीटीओ 324। हाँ बट लाइक स्पेसिफिक जो भी है। नहीं बेटा नहीं। जो है मैंने यही ट्रिक आपको बताया।
चीजें याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा, मतलब एक दो दिन में याद हो जाएगा। ओके हाँ। Now, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच सिस्टम ऑफ द सेवन क्रिस्टल सिस्टम इज वेरी मच, मींस क्या बोल सकते हैं उसको, अनइवन, बहुत ज्यादा अनइवन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड सिस्टम है। मतलब ये कि ऐसा कौन सिस्टम है जिसमें ए बी सी इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है 90 डिग्री के, तो वो सिस्टम होता है ट्राइक्लिनिक। मोस्ट डिस्टर्ब्ड सिस्टम, यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं होगा और एबीसी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ट्रिपल स्टार में करके ये क्वेश्चन लिख लो, विच सिस्टम इज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड सिस्टम, वो कौन होगा, ट्राइक्लिनिक, बिकॉज अल्फा बीटा गामा नहीं इक्वल है 90 के और एबीसी भी इक्वल नहीं है आपस में। सर इन सारे कंपाउंड्स के एग्जांपल्स याद करने हैं? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है एग्जांपल्स याद करने की, एक बार देख लेना, बट मैं आई वांट टू लर्न दैट। अब एक बार याद कर ले, देख लेना, एक बार याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिटा दो बेटे, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटे, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सभी को देखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री को कितने तरीके से दो इक्वल हाफ में कट कर सकते, या किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन दें तो क्या अपीयरेंस सिमिलर मिल रही है। तो इसी को बेसिकली हमने कहा है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी। क्योंकि हमें अपने सिलेबस में क्यूब के बारे में ही पढ़ना है, तो लेट्स एग्जामिन कि क्यूब में कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। और प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी में दो होते हैं, पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पीओएस, और दूसरा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। समझिए, दिस इज अ क्यूब, इस क्यूब को ऐसा कौन सा रेक्टेंगल हम यूज करें कि अगर कट किया तो दो इक्वल हाफ मिल जाए। तो देखो कौन कौन सा हो सकता है। एक ये रेक्टेंगल है बेटा, इस रेक्टेंगल के अबाउट अगर हम इसको कट करें तो आगे दाएं बाएं दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं। इसी तरह एक और ये होगा, ये वाला, और एक कौन होगा बेटा बीचों बीच, ये वाला। तो बताओ कितने अपने पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी मिला, एक दो तीन, मतलब तीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी होता है। नाउ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, क्यूब बना लिया,
डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी कैसे बनेगा? ये है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। शेयरिंग बताओ बेटा, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी में कितने एजेस एक बार में आ रहे हैं? 4. एजेस कितने? एजेस 4 नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। 2 एजेस हैं। 2. हाँ वेरी गुड। 2. ये वाला और ये वाला, यस और नो? यानी अगर हम देखें 2 एजेस से एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी मिल रहा है, तो अपने पास कितने एजेस होते हैं? 12। पता है ना सबको 12 एजेस होते हैं। तो 12 एजेस में कितने डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी होगा बेटा? 6। यानी अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात करें तो 6 डीपीओएस होता है और 3 आरपीओएस होता है। यहां लिख लेंगे 6 डीपीओएस प्लस 3 आरपीओएस। अब देखिए जल्दी से, now come to next elements of symmetricity। मिटा दो ना। Next elements of symmetricity is center of symmetricity। क्यूब के अंदर एक ऐसा सेंटर होगा जिससे हर एक फेसेस की दूरी सेम होगी, हर एक कॉर्नर की दूरी सेम होगी, हर एक एज सेंटर की दूरी सेम होगी। और वो सेंटर कितना होगा क्यूब में? ओनली वन, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। एग्जैक्टली। तो क्यूब के अंदर एक सेंटर होता है ऐसा जहां से हर कॉर्नर, हर फेसेस की दूरी सेम होती है, तो बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। दिस इज COS। तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितना होगा एक क्यूब में? 1। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिसिटी इज बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी, उसको शॉर्ट फॉर्म में AOS भी बोलते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या होता है कि एक क्यूब को एक ऐसे एक्सिस के पास करना है जिसकी अबाउट अगर हम रोटेशन करें तो अपीयरेंस सिमिलर मिले। अगर 4 बार रोटेट करके अपीयरेंस सिमिलर मिलता है तो उसे बोलते हैं C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी। अगर 3 बार रोटेट करके सिमिलर अपीयरेंस मिल रहा है उसे बोलेंगे C3। और अगर 2 बार मिल रहा है C2। आप ऐसे समझो, पहली बात तो ये C4 को एक और नाम दिया गया है टेट्राड, C3 को ट्रायाड और C2 को डायाड। एक और नाम दिया गया बेटा C4 को 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी, C3 को 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी और C2 को 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो वो आप नाम लिख लीजिए। C4 को बोलते हैं 4-fold
AOS 3-fold, AOS 2-fold AOH। C4 को समझने का तरीका बहुत सिंपल है कि C4 में क्या है ना, आप टोटल रोटेशन एक बार पूरे एंगल का लेंगे, इट विल बी 360, और अगर 4 से डिवाइड कर दें 90 डिग्री। C3 में 360 अपॉन 3 120 डिग्री, C2 में 360 अपॉन 2 180 डिग्री। इसका मतलब ये है एक ऐसा एक्सिस जिससे अगर हम 90 डिग्री का रोटेशन करें तो अपीयरेंस सिमिलर मिलना चाहिए। C3 में अगर हम एंगल 120 का रोटेशन करें अपीयरेंस सिमिलर मिलना चाहिए, और अगर हम C2 की बात करें तो 180 के रोटेशन पे अपीयरेंस सिमिलर मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसको बेटा। सबसे पहले C4 सबसे सिंपल होता है, ये देखो क्यूब है, इस क्यूब में दो अपोजिट फेस सेंटर से और एक बॉडी सेंटर से एक्सिस को पास करेंगे और 90 का रोटेशन देंगे। बताओ अपीयरेंस सिमिलर मिलेगी या नहीं? सभी को बताओ, देख लो अच्छे से। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, तो अभी तुम्हें सामने वाला फेस दिख रहा है, रोटेट करोगे तो बगल वाला फेस दिखेगा। अपीयरेंस तो सिमिलर है क्यूब का, कोई भी फेस देखो आप। तो बताओ ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी C4 हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो। यस सर हुआ। बिल्कुल। तो तुम देखो एक C4 में, हाँ एक C4 में दो फेस सेंटर यूज हो रहा है। वैसे 3-4 फोल्ड एक्सिस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 C4 2 फेस सेंटर, तो कितने फेस सेंटर होते हैं बेटा? टोटल 6। तो C4 कितने होंगे टोटल? 3 C4 होंगे हमारे पास। यानी C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी तुमसे कोई पूछता है नंबर कितने होते हैं, तो क्या आंसर होगा बेटा? 3 होंगे सर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट इज C2। C3 में बाद में लूंगा, थोड़ा टफ है और आपको एनालाइज भी नहीं कर पाओगे, बस याद रखना पड़ेगा। मैंने क्यूब को इस बार इन्वर्ट करके बनाया। ये क्यूब है, मैंने इस बार एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी दो एज सेंटर से क्रॉस किया है, और बॉडी सेंटर से तो करेगा ही करेगा। फिर कोई भी एक्सिस के अबाउट फ्री रोटेशन तब आती है जब वो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यूब का कौन होता है? बॉडी सेंटर। तो इसके अबाउट अगर आप 180 डिग्री का रोटेशन दोगे तो अभी तुम्हें सामने वाला फेस दिख रहा है। 180 का रोटेशन दोगे तो कौन सा फेस दिखेगा? पीछे वाला, और पीछे वाला सामने वाला फेस क्यूब में तो सेम ही होता है सर। तो बताओ एक C2 कितने एज सेंटर से पास किया? जल्दी बोलो। 2 दो एज सेंटर से 1 C2 मिला, तो 12 एज सेंटर से कितना मिलेगा बेटा? 6 वेरी गुड वेरी गुड। 6 C2, यानी C4 तुम्हारे पास 3 आ गया, C2 6 आ गया। यहाँ लिख लेते हैं C4 3 C2 6। लास्ट C3, इसको तुम इमेजिन नहीं कर सकते, बस याद रखना। C3 में 120 डिग्री टर्न लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हो बेटा, वही तो मैंने कहा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उपाय नहीं है विजुअलाइज करना, क्योंकि उसके लिए मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए होगा, तभी मैं आपको विजुअलाइज करवा पाऊंगा। तो उतना जरूरत भी नहीं है अपने को, बस ध्यान रखना है कि कहां से पास करेगा। देखो C2
C2 के लिए एक्सिस विल बी टू अपोजिट कॉर्नर्स। ये दो अपोजिट कॉर्नर्स जो होंगे ये C2 के लिए होंगे, और इसके अबाउट अगर 120 देंगे एंगल का रोटेशन तो अपीयरेंस सिमिलर मिलेगा, हमें दिख नहीं रहा है पर आप याद रखिएगा सिमिलर मिलेगा। तो टू कॉर्नर्स 1 3 3, तो 8 कॉर्नर से कितना मिलेगा बेटा? 4 C3, यानी C3 अपने पास टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 4। टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने मिले? कौन बताएगा? 13 नहीं, नहीं 13 मिले और पहले के 10 भूल गए। अच्छा हाँ हाँ वो तो मैं तो हाँ। बोल रही तो शुरू के 10 और अभी के 13 मिलके कितने हो गए? 23 23। वेरी गुड, 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी। बच्चे आप बहुत कंफ्यूज होते हो इस बात को लेकर। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है ब्रेवाइस लैटिसेस कितना होता है, तो वो 14 होता है, और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिसिटी पूछेगा तो वो 23 होता है, 23, जिसमें 3 आरपीयूएस हो गए, 6 डीपीयूएस हो गया, 1 सीओएस हो गया, और बाकी के 3 तुम्हारे सामने दिख रहा है। आया ना? बोलो बेटे। यस सर अच्छे से समझ में सबको आया? यस रांची का समझ में आया बेटा? सर। ओके, वेरी गुड। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, मैं भी आगे पढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट लैटिस पॉइंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। मतलब एक छोटा सा यूनिट सेल तुम्हारे पास है, और अगर किसी लैटिस पॉइंट पे हमने एटम्स को रखा तो उस यूनिट सेल में उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये हमें जानना है। नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। पहला है पर्टिकुलर मतलब क्यूबिक के लिए देख रहे हैं। क्यूबिक में एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पे अगर कोई एटम होता है तो वो उस यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा। तो बताओ कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा? 8, और हर एक 8 कॉर्नर्स पे एटम होगा तो उस यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? 1/8 into 8 corners makes it 1 atom unit cell। Correct। दूसरा है एट फेस सेंटर। फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन बेटे 1/2। 1/2। आधा कंट्रीब्यूशन उस एटम का होगा उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। एट बॉडी सेंटर बेटा, बॉडी सेंटर पे तो 1. होगा फुल, पूरा पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल में होगा। एट एज सेंटर 1/4। वेरी गुड, 1/4 पार्ट। लिख लो। और मुझे जल्दी से आप सभी कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे पर यूनिट सेल निकालो। एफसीसी में निकालो, बीसीसी में निकालो, ईसीसी में निकालो, जल्दी से सभी को। बहुत सिंपल है एवरीवन। तो
तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बेटे हम जानते हैं कि एटम्स कॉर्नर पे होता है केवल 1/8 into 8। 1 एफसीसी में कॉर्नर्स पे होता है सर, और सभी फेस सेंटर पे होता है तो 1/4। 4 पीसीसी में 1/8 into प्लस 1 into 1 2 होगा बेटा। 2 एंड सेंटर में 1/8 into 8 प्लस हाफ into 2 फेस सेंटर, यहाँ भी कितना होगा 2। एंड सेंटर में बेटा केवल 2 ही फेस सेंटर ऑक्युपाइड होते हैं, बाकी सब वेकेंट होते हैं। चल, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताओ? नहीं सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। काफी टफ है, उस पे हमें हम मूव ऑन करना है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एटम को हम वन डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से उसे अरेंज कर सकते हैं, और 2 डायमेंशन में किस तरह से कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में किस तरह से कर सकते हैं। एटम्स को हमें किस तरह से पैक करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिले। मतलब आप ये सोचो, अगर आपके पास कोई सूटकेस है तो सूटकेस खरीदते वक्त आप ये सोचते हो ना कि इसमें कितने कपड़े मैक्सिमम हम डाल सकते हैं, वही सूटकेस हमारा सबसे अच्छा सूटकेस होगा। अब महंगा वाला सूटकेस ले लिया और कपड़े कम डाल पा रहे हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली यही हमें यहाँ पढ़ना है क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, कि एटम्स को किस तरह से अरेंज करें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिले। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखेंगे दैट विल बी वन डायमेंशन। एटम्स को एक स्फीयर की तरह मान लीजिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह। तो एटम्स वन डायमेंशन में तो सर्कुलर होंगे, 2 डायमेंशन में भी सर्कुलर होंगे, लेकिन 3 डायमेंशन में दैट विल लुक लाइक अ स्फीयर। तो वन डायमेंशन मतलब वन एक्सिस। एटम्स को इस तरह से स्टैक कर दो, ये अरेंजमेंट मिल गया, सिंपल। चाहे एक्स एक्सिस में करो, चाहे वाई एक्सिस में करो, चाहे जेड एक्सिस में करो, एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा नहीं होगा। दूसरा 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में पहला होता है ए टाइप, तो लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक। कैसे करना है देखो, एक लेयर ऐसा बना दो और इसी के नीचे यही लेयर को रख दो, फिर से रख दो। तो देखो ए लेयर रिपीट हो रहा है ना, ए टाइप। फिर आपने इसको स्क्वायर क्लोज क्यों बोला, देखो बेटा इस तरह का स्क्वायर हम यहाँ बना पा रहे, दैट्स व्हाई दिस इज स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इस स्क्वायर के अंदर कितने सर्कल्स हैं, कौन बोलेगा? 2 सर्कल्स। वेरी गुड। कैसे 2 सर्कल्स हैं बेटा? एक जो बीच में 4 पूरा का पूरा क्वार्टर्स दिख रहा है, एंड हाँ, एक पूरा बीच में दिख रहा है और कॉर्नर्स पे 1/4 दिख रहा है, तो 1/4 into 2 plus 1 makes it 2 सर्कल। वेरी गुड। दूसरा है बेटा 2 डायमेंशन में ए बी टाइप पैकिंग।
जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसको आप एचसीपी भी बोलते हैं, एचसीपी। ये कैसा होगा देखो, ए लेयर में एटम्स को इस तरह रख दिया। अब इन दो एटम के बीच में जो स्पेस थोड़ा सा बन रहा है ना, वहां पर दूसरा एटम रखना है, ये इस तरह से। तो पहला वाला लेयर ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया, और फिर से ए लेयर रख दो। This is AB type packing and this is hexagonal closed packing. सर hexagonal क्यों बोला? देखो, क्या तुम्हें हेक्सागन मिल रहा है बेटा? Yes, sir. इस हेक्सागन के अंदर कितने सर्कल्स है, कौन बोलेगा? 3 circles. वेरी गुड। कैसे? तो बीच में एक फुल And then 6 1/3. हाँ, कॉर्नर पे बेटा कंट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ 1/3 है, क्योंकि 120 एंगल है और 120 एंगल अगर सर्कल में कोई क्वाड्रेंट बनाओगे, दैट विल बी 1/3 पार्ट ऑफ दैट सर्कल। 1/3 into 6 makes it 3 circle। किसी को कोई प्रॉब्लम है 2 डायमेंशन पैकिंग में, प्लीज लेट मी नो। चलिए, नहीं है तो 3 डायमेंशन देखते हैं। थ्री डायमेंशन में सबसे पहला आता है ए टाइप, 3 बार ए टाइप। तो बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक क्लोज, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल की तरह हो गया। सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कैसे करेंगे देखो, थ्री डायमेंशन है तो पहले तो हम इन लेयर्स को ए लेयर नाम देते हैं। तो ये पूरे प्लेन में बना है, इस लेयर को ए लेयर नाम दे दिया और इसी के ऊपर दूसरा लेयर रखना शुरू कर इस टाइप। कुछ इमेजिन हो रहा है कैसा बना होगा? कुछ ऐसा देखो बेटा, कल एक क्यूब बना होगा जिसमें नीचे वाले लेयर पे आपने 4 एटम्स को रखा था और इसी के ऊपर 4 एटम्स और रख दिया। क्या ये ऐसा बना कि नहीं बना? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना या नहीं बना, बोलो? बन गया। है ना? यानी कि अगर हमें 3 डायमेंशन में ट्रिपल ए टाइप पैकिंग कोई पूछता है तो वो कैसा बनेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह बनेगा। बताओ इसमें कितने आइटम्स होंगे बेटा पर यूनिट सेल? 8 नहीं, 1/8 into 8 होगा ना? into 8. हाँ सॉरी 1. हाँ, तो 1 आइटम, 1 पर यूनिट सेल। दूसरा 3 डायमेंशन में बेटे we have AB टाइप, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन लेके है। टू डायमेंशन में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था,
यहाँ पर ये HCP जो होगा वो 3 डायमेंशन में होगा। और ये कैसे? इस पूरे को नाम दिया हमने ए लेयर। तो तुम इस लेयर में दो चीजें देख रहे हो बेटा, एक अरेंजमेंट एटम्स का ऐसा है और एक अरेंजमेंट ऐसा है। क्या ये चीज सभी कोई विजुअलाइज कर रहे हैं कि नहीं? आएगा तो तो कर रहे हैं। देखो ये वाला और ये वाला, क्या आप सब कोई विजुअलाइज कर रहे हैं? यस सर। ओके, तो बी लेयर जो इसके ऊपर रखना है वो कहाँ रखना है? वो इसके ऊपर रखना है। मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल जितने भी बन रहे हैं सभी में आपको बी लेयर रखना है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं तो सभी पे हम लोग बी लेयर रखेंगे। एक तो ट्रायंगल बना हुआ है और भी बाकी बनेगा कॉम्बिनेशन, आप बना के देख सकते हैं। अब मैं बी लेयर रखना शुरू करता हूँ। देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, के बाद नीचे, फिर ये एंड सो ऑन। दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, ये बी लेयर हो गया। और जैसा ए लेयर पहले आपने बनाया था जस्ट इसके ऊपर चिपका दो। ओके तो पैकिंग जो मिली वो ए बी टाइप पैकिंग मिली है। इसको मैं और आपके लिए सिंपल बना दूं, समझिए। ए लेयर में स्टैटिक कुछ एटम का ऐसा था, देखना। दिस वाज द ए लेयर। ये लेयर ए था ना बेटा, ऐसा हेक्सागन, याद करो पहले बनवाए थे जो हाँ सर। इसमें। हाँ, दिस इज लेयर ए। ये जो तुमने रखा है ट्रायंगल जैसा एटम रखा है इस तरह से, दिस इज लेयर बी। और फिर से ए लेयर तुम्हारे सामने। दिस होल मेक अ यूनिट सेल, वन यूनिट। तो बताओ इस HCP के यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने एटम है? जोड़ो। HCP के एक यूनिट सेल में कितने एटम है? अभिलाषा बताओ बेटा। सर कंफ्यूज है गई थोड़ा सा, तो बता दो। सोचो 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 सोचो।
अभी तुमने एचसीपी में बोला था ना कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर्स में, 1/3। हाँ लेकिन 1/3 बेटा कब था, जब वो 2 डायमेंशन था। ये कितना डायमेंशन है, 3। 3। तो 3 डायमेंशन में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। ओह 3 डायमेंशन में कॉर्नर का एचसीपी में कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, 2 डायमेंशन में 1/3 होता है। तो 1/6 ओके इंटू कॉर्नर पे कितने आइटम है, 6, और 6 ऊपर कितने हो गए, 12, प्लस फेस सेंटर 1 और 2। फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन हाफ होता है कहीं भी लो, और प्लस बीच में 3 आइटम पूरे के पूरे हैं, ऐसा तो नहीं कि इनकंट्रीब्यूटेड है, वो बीच में सैंडविच हो गया है, तो वो फुल यस सर कंट्रीब्यूशन होगा। कितने आगे बता बेटा, 6 6। याद रखना 3 डायमेंशन एचसीपी में कितने आइटम्स होते हैं, 6 आइटम्स पर यूनिट सेल 6 होते हैं। बिल्कुल। ओके आप लोग जल्दी से। हो गया ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एबीसी टाइप पैकिंग। थोड़ा सा अक्षर एबीसी टाइप पैकिंग, इसका एक और नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। तो इसका वो वाला डायग्राम बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है जो अभी मैंने आपको एचसीपी में सिखाया। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो जैसा एचसीपी का है वैसा ही होता है। ए लेयर ऐसा ही होगा, बी लेयर ऐसा ही होगा, सी लेयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ए लेयर में मैंने बीच वाला एटम को कंसीडर किया है ऐसा, ठीक है। बी लेयर में यस ऐसा, सी लेयर में ऐसा, और फिर से ए लेयर ऐसा। ये पूरा मिलकर 1 यूनिट सेल देखते हैं। इसको तुम अच्छे से समझो। ये मैंने इन्वर्टेड क्यूब बना दिया, ए आइटम को यहाँ रखा एक कॉर्नर पे, और ये ए आइटम को अपोजिट कॉर्नर पे रखा। बाकी बी और सी जो होंगे वो हर एक कॉर्नर्स पे होंगे और हर एक फेस सेंटर्स पे होंगे। हर एक कॉर्नर्स पे, हर एक फेस सेंटर्स। तो बेसिकली सीसीटी पैटर्न तुम्हें कैसा लग रहा है देखने में, एफसीसी की तरह लग रहा है क्या, बोलो। हाँ तो जो सीसीटी पैटर्न होता है एक तरह का एफसीसी पैटर्न होता है बेटा, जहां एटम्स जो है हर कॉर्नर्स पे होंगे और हर एक फेस सेंटर्स पे होंगे। इस तरह का तुम्हें दिख रहा होगा बोला डायग्राम।
These are the all types of packing in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimensions respectively. Okay. ये मिटा दूं ना? Yes, sir. बेटे क्यूब में कुछ बातें होती हैं जो आपको शायद पता होगा, शायद पता नहीं होगा, तो लेट्स कंसीडर दैट. पहले सपोज दिस इज अ क्यूब, और इस क्यूब का हर एक एज लेंथ a है. क्यूब में बेटा दो तरीके के डायगोनल्स होते हैं, एक होता है फेस डायगोनल, एक होता है बॉडी डायगोनल. AB को बोलते हैं फेस डायगोनल और AC को बोलते हैं बॉडी डायगोनल. क्या इसका लेंथ हमको बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ? बिल्कुल सर. इसको D ले लो. अगर आप देखें ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और ये A है, ये A है, तो हाइपोटेनस थ्योरम से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा वैल्यू इस डायगोनल का? √2 है. √2 है. अगर AB निकाल लिए हैं तो ABC ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB का लेंथ तुम निकाल चुके हो √2 है. BC A है एज लेंथ, AC √3 कितना है. होगा? बिल्कुल, वेरी गुड. √3. तो याद रखना फेस डायगोनल की लेंथ √2a होती है और बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होती है. Now we will move to the next topic, packing efficiency. Two dimension as well as three dimension. Packing efficiency और इसको लोग बोलते हैं packing fraction. पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. और परसेंटेज निकालना होगा क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो परसेंटेज में होती है, इसीलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनटू 100. लेकिन ये एफिशिएंसी जो निकाला आपने वो 3 डायमेंशन के लिए वैलिड है. और व्हाट अबाउट 2 डायमेंशन? तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर 2 डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम ना लेकर क्या लेंगे अपन? एरिया. एरिया. एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल. परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना.
सबसे पहले हम देखते हैं 2 डायमेंशन में परसेंटेज एफिशिएंसी। 3 डायमेंशन में देखेंगे। 2 डायमेंशन में सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यही था बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यस सर। इसका आप स्क्वायर बना लो। एटम का रेडियस r मान लीजिए। ये सब एटम r और इस स्क्वायर का जो लेंथ है वो a मान लो। लेंथ ऑफ स्क्वायर a। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा इनसाइड द यूनिट सेल? 2 pi r square. 2 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड। फिर 2 सर्कल है, एक सर्कल का पाई r स्क्वायर, 2 सर्कल का 2 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो सब जानते हैं, A square. लेकिन जब आप इन दोनों को बेटा डिवाइड करोगे तो एक टर्म a है, एक टर्म r है, क्या वो कभी कैंसिल हो पाएगा? नहीं. नहीं हो पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें a को r के टर्म्स में या r को a के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तब कैंसिल होगा। और आप देखो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने स्केच किया, इसमें ऊपर के एटम के r रेडियस, बीच वाले एटम के 2r रेडियस, नीचे वाले के r रेडियस टच कर रहे हैं फेस डायगोनल को। 4r is equal to root 2a. वेरी गुड। 4r इक्वल्स टू रूट 2a, वो फेस डायगोनल है। a इक्वल्स टू कितना आ गया? 4r बाई रूट 2। 4r बाई रूट 2 का स्क्वायर कर लो, 16r स्क्वायर बाई 2, that will be 8r square. Yes or no? पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 2 pi r square. स्क्वायर बाई 8 A r square. स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, 4 into 100, 25% सॉल्व करके कितना आता है? 78.4. 78.4। वेरी गुड। आप लोग सर AC 4R कैसे हुआ? क्या बेटा बोलो? सर AC 4R कैसे हुआ? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। AC हाँ, is equal to 4R क्यों हुआ सर? वो नहीं आया ये लेंथ, ये वाला लेंथ, ये लेंथ ना 4r हो रहा है बेटा। देखो ना, ऊपर का जो सर्कल है उसका रेडियस कंसीडर कर रहे हैं, बीच वाले सर्कल का डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं, और नीचे वाले सर्कल का फिर से रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। तो r प्लस r 2r प्लस r 4r हुआ। और वो कौन सा लेंथ है? वो लेंथ है बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल। दिख रहा है सबको? Yes sir. तो ये r प्लस 2r प्लस r मिलके 4r हो गया, जो रूट a के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेशन कराया था कि फेस डायगोनल रूट 2a होता है और बॉडी डायगोनल रूट 3a होता है। ठीक है बेटा? क्या इसी तरह तुम हेक्सागन का भी निकाल लोगे बेटे? HCP in 2 डायमेंशन। Yes sir. तो वो मैं देखो दिखा देता हूँ करके।
ये एफसीपी का डायग्राम हो गया। ये एज लेंथ मान लो ए है, एटम का रेडियस आर है, तो देखो ये आर और ये आर टच कर रहा है एक दूसरे को, ए इक्वल्स टू 2r हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बेटा, यहाँ पर जल्दी बोलो। 3 3 pi r square। क्योंकि 3 सर्कल्स है, बीच में एक, बाकी सब जगह 1/3 इंटू 6 2 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले निकलवाया था तुमसे, 3 pi r स्क्वायर हो गया। और एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा बोलो। तो बेसिकली हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, मानते हो? 6 into √3/4 a square। बिल्कुल सही जवाब। एरिया ऑफ हेक्सागन will be 6 into area of equilateral triangle, equilateral triangle। तो 6 into √3/4 और ट्रायंगल का लेंथ कितना है, ए एज लेंथ के बराबर है √3/4 a स्क्वायर, और a की वैल्यू आप निकाल चुके हो। इट विल बी 6 into √3/4 2r का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ सर्कल निकाल चुके हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, 3 pi r स्क्वायर अपॉन 6 into √3/4 2r का स्क्वायर into 100। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 90.4%। 90.4%। कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो। किसी भी स्टेप में। नहीं सर, आ गया। ओके, वेरी गुड। इसी तरह पैकिंग एफिशिएंसी 3 डायमेंशन में हम निकाल सकते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। प्रूफ करें या फिर आपको याद है? प्रूफ कर दे? हाँ कर दो। गिव मी डाउन बेटा। हाँ सर। Starting with simple cubic unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो होते हैं केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा है, ये वाला हाउएवर दिख रहा है तुम्हें, लेकिन बाकी सब तुम्हें टच करते हुए नहीं दिख रहा है, बट दे टचेस ईच अदर। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्नर एटम्स टचेस ईच अदर। तो अगर एटम का रेडियस r है और क्यूब का लेंथ a है, तो कैन आई राइट हियर a इक्वल्स टू 2r। हाँ ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने स्फीयर है बेटा इस यूनिट सेल में? 1/h into h, 1 है पर यूनिट सेल। तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 pi r cube। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? a क्यूब, a की वैल्यू तुम्हें पता है 2r क्यूब, 8r क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया? 4/3 pi r क्यूब अपॉन 8r क्यूब into 100। सॉल्व करो।
आंसर निकाल, वैल्यू निकल के आएगी 52.4। हाँ सर। तो बाकी बेटा 100 में से तो कम ही वैल्यू आ रही है, हाँ तो वो स्पेस कहाँ गया? एम्प्टी है ना। हाँ, उसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉइड, विच इज 100 माइनस परसेंटेज एफिशिएंसी। तो परसेंटेज वॉइड कितना आएगा? 100 माइनस 47.6। 6, एग्जैक्टली 47.6%। वेरी गुड। इसी तरह आप निकालो, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी का। बीसीसी का अरेंजमेंट कैसा होता है? एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द बॉडी सेंटर। यहाँ पर एक चीज जो तुम्हें डायग्राम में नहीं दिख पा रहा है तो ये है बेटा कि कॉर्नर के एटम बॉडी सेंटर के एटम टच कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ये जो ए बी लाइन मैंने स्केच किया है इस पे एटम टच कर रहे हैं, और ए बी जो है लेंथ, वो कौन सा लेंथ है बेटा? बॉडी डायगोनल। तो इसमें कितने रेडियस आएंगे? आर इस पे, 2r इस पे, आर इस पे, कितने हो गए बेटा? 4r। 4R। और बॉडी डायगोनल तुमने पढ़ रखा है √3a होती है, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 4r बाई √3। समझ में आया क्या सबको? नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा? 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा? a क्यूब, दैट इज 4r बाई √3 का क्यूब। दोनों को डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4r by √3 का होल क्यूब इंटू 100। सॉल्व करोगे 68% आ जाएगा। आप लोग कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं सर क्लियर है। यहाँ पर परसेंटेज वॉइड कितना आएगा? 100 माइनस 68%, 32%। And the last one is face-centered cubic unit cell. Face-centered cubic unit cell. तो यहाँ बनाओ डायग्राम। अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ पर आपने गड़बड़ किया है। यहाँ पर क्यूब, क्यूब के अंदर कितने स्पेयर्स हैं? 2 है ना। अच्छा हाँ वॉल्यूम तो एक ही का लिया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने ठीक है। एफसीसी में एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और फेस के सेंटर्स पे होते हैं। और यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना है कि एफसीसी यूनिट सेल में
एटम्स जो कॉर्नर्स पे हैं, फेस के सेंटर्स पे हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन पे कॉर्नर का एटम है और फेस सेंटर का एटम है, सब एक दूसरे को टच कर रहा है। ये आर, ये 2r, ये आर, कितना हो गया 4r। और फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2 है, a इक्वल्स टू 4r बाई √2। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया, कितने स्फीयर होते हैं बेटा एफसीसी में पर यूनिट सेल? 4। बोलो। हाँ 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 4। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया a क्यूब, दैट इज 4r बाई √2 का क्यूब। तुम इसको डिवाइड करोगे जब, by 3 pi r cube upon 4r upon √2 का होल क्यूब into 100। सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 74%। और परसेंटेज वॉइड कितना होगा 26%। हाँ। एक चीज तुम याद रखना बेटा, तुमको मैंने एक्ससीपी 3 डायमेंशन का पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव नहीं करवाया, दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एक्ससीपी विल बी सेम एज दैट ऑफ सीसीपी। एक्ससीपी का पैकिंग एफिशिएंसी और सीसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है 74%। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ओके तो बेटा आज का सेशन यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं, राइट? थैंक यू सर आप वॉइड्स करा दीजिए सर, हमारे टेस्ट में आना है। कौन से टेस्ट में? सर जो FT है मंडे को, सर उसमें टाइप्स ऑफ वॉइड्स आना है, वो करा दीजिए एक बार। तो बेटा वो तो आपके अभी अभी क्लास भी होगी ना आपकी 5:45 से। ओके सर। तो वो आप हो सकता है तो मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, राइट? क्या नाम था आपका बेटा? सर शेरिल। शेरिल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।